सभी को नमस्कार। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो आज अपन राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। और अपवाह तंत्र में अपन सबसे पहले देखते हैं शब्द अपवाह का तात्पर्य, यानी जो अपवाह है उसका मतलब क्या है। तो अपवाह का मतलब है किसी भी नदी द्वारा अपने साथ जल का प्रवाह कराना, चाहे वो नदी हो चाहे नाला हो। जो किसी क्षेत्र से जल को बहा कर ले जाए उसे अपवाह बोलते हैं। अपने घर का नाला, अपने घर का पानी बाहर निकलता है तो वो भी अपने घर का अपवाह करवा रहा है, यानी जल को बाहर निकालना ही, जल को अपने साथ बहा कर ले जाना ही अपवाह कहलाता है। और अपवाह तंत्र से क्या तात्पर्य है, जब किसी शब्द के पीछे तंत्र लग जाता है उससे मतलब उसका जाल हो जाता है। तो अपवाह तंत्र से क्या तात्पर्य होगा कि नदियों का समूह है या बहुत सारी नदियां मिलकर या किसी एक नदी की सहायक नदियां मिलकर, ये सभी अपवाह तंत्र से ही संबंधित है। किसी एक नदी की सहायक नदी या बहुत सारी नदियां मिलकर किसी क्षेत्र विशेष का जल बहा कर ले जाए तो उसे अपवाह तंत्र बोलेंगे। और एक टर्म आती है जल संभर। इससे क्या तात्पर्य है, जल संभर भी कई जगह मिलेगा। इसका मतलब होता है जल विभाजक। और अपन अरावली पर्वतमाला के अंदर देखा था, अरावली पर्वतमाला महान भारतीय जल विभाजक का कार्य करते हैं। तो जल संभर टर्म आ जाती है कई जगह लिखी, तो उसका मतलब भी जल विभाजक ही होता है। अब एक क्षेत्र टर्म आती है जल ग्रहण क्षेत्र। जल, ये शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको मतलब समझ लेते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र मतलब होते हैं ग्रहण कितना लेके जा रही है, यानी किसी नदी द्वारा किसी क्षेत्र का जितना जल बहा कर ले जाती है या जितनी दूरी से जल प्राप्त करती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब राजस्थान के अंदर जल ग्रहण की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में जो जल ग्रहण की दृष्टि से सही नदियों का क्रम है वो देखते हैं। तो एक नंबर पे बनास नदी 24.21% क्षेत्र का जल बहा कर ले जाती है। दूसरी आती है लूणी, तीसरी आती है चंबल और चौथी आती है माही। ये जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर इस नदियों का क्रम है। यानी सबसे ज़्यादा जो जल अपने साथ बहा कर ले जाती है वो है बनास। यानी जल ग्रहण से, जल की क्वांटिटी से मतलब नहीं है यहाँ, जितने क्षेत्र का जल ले जाती है उस क्षेत्र से मतलब है। बनास नदी 24.21% क्षेत्र का जल अपने साथ बहा कर ले जाती है। ठीक है, ये हो गया। और बनास नदी के बारे में जानते हैं, जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो बनास नदी है। ठीक है। अब कुछ भारत के अंदर जल भंडार का आधार पर राजस्थान के कुछ डाटा देखते हैं, वो देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट डाटा। तो भारत का कुल जल भंडार है, ठीक है, ये है भारत का। इस भारत के जल भंडार के अंतर्गत राजस्थान को कुल जल मिला है 0.99%, मतलब लगभग 1% जल राजस्थान को मिलता है। ठीक है। अब राजस्थान के इस जल में जल किसी भी क्षेत्र के अंदर जल दो तरीके से पाया जाता है, या तो सतही जल हो जैसे नदी तालाब इनके अंदर, और एक भूमिगत जल होता है जो पृथ्वी के अंदर है। ठीक है। तो सतही जल और दूसरा भूमिगत जल, तो इनका भी अलग अलग प्रतिशत है। राजस्थान के पास सतही जल का कुल भारत के 100% जल का 1.16% ही सतही जल है, और भूमिगत जल कुल भारत के 100% भूमिगत जल का 1.70% जल ही राजस्थान के पास है। ठीक है। तो राजस्थान के पास जल की बहुत ज़्यादा कमी है, ये बात अपने को भी पता है। ठीक है। अब सतही जल की दृष्टि से देखें राजस्थान की नदियों का क्रम। सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का क्रम, तो एक नंबर पे आती है चंबल। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अपन ने देखा था बनास नदी सबसे लंबी है, लेकिन बनास वो नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे ज़्यादा लंबी। और ये अपन ने जल ग्रहण क्षेत्र, वो कितने एरिया का क्षेत्र अपने पानी अपने साथ ले जा रही है। और ये पानी की दृष्टि से देख रहे हैं कितना ज़्यादा पानी लेके जा रही है। सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, तो सबसे ज़्यादा पानी यही लेके जाएगी। 2 नंबर पे आती है बनास, इसमें पानी ज़्यादा होता है, ये पानी के हिसाब से है। ठीक है। 3 नंबर पे माही और 4 नंबर पे लूणी। पूछ लेते हैं स्थायी जल की दृष्टि से या जल ग्रहण की दृष्टि से कौन सी नदी
प्रथम स्थान पे है, कौन सी नदी दूसरे स्थान पे है, ये सब बात अपन नदियों के अंदर देखते हैं। और अब देखते हैं उपयोगिता के आधार पे कि कौन सी नदी का जल अपन सबसे ज़्यादा उपयोग में ले रहे हैं। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर राजस्थान की नदियों का क्रम देखें तो राजस्थान में जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एक तो कृषि में, और दूसरा जो अपन ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं लगा रखी है, मतलब जल विद्युत, मत्स्य पालन, जैव विविधता संरक्षण, इनमें किया जाता है। तो ठीक है, जल विद्युत में, इन दो में उपयोग कर रहे हैं। इन उपयोगिता के आधार पर सबसे ज़्यादा किस नदी के जल को उपयोग में ले रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, तो एक नंबर पे आती है चंबल, दूसरे नंबर पे आती है बनास, और तीसरे नंबर पे आती है माही। क्रम वही बना हुआ है। ठीक है, यहाँ चौथे नंबर पे लूणी। ये अपन ने वो फैक्ट देख लिए जो डायरेक्ट तथ्य अपने राजस्थान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते थे कि जल ग्रहण की दृष्टि से कौन सी नदी का कौन सा नंबर है, सतही जल की दृष्टि से कौन सा नंबर है, और उपयोगिता की दृष्टि से कौन सी नदी का कौन सा नंबर है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते थे, वो देख लिए। अब अपवाह तंत्र को अपन शुरू करते हैं। तो राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात की जाए तो राजस्थान में 3 तरीके के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। पहला है आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। दूसरा है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। और चौथे नंबर पे आता है अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। ठीक है, तो जो राजस्थान की नदियां हैं उसमें आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर 60% नदी तंत्र का आंतरिक अपवाह तंत्र है राजस्थान के अंदर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में बात की जाए तो कुल राजस्थान का नदी तंत्र 100% अपवाह तंत्र है, तो उसमें 24% जो अपवाह तंत्र है वो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है, और जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है वो सबसे कम 16% है। मतलब राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक नदियाँ हैं वो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र का। तो आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब होता है वे नदियाँ जिनका उद्गम तो निश्चित होता है, उद्गम तो अपने को पता है कि वहाँ से इसका उद्गम हुआ है, निश्चित होता है, लेकिन उनका जो मुहाना बनता है, जहाँ पर समाप्ति होती है, कोई भी नदी की समाप्ति होती है उसे अपन बोलते हैं मुहाना। जैसे कोई नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है तो अपन बोलते हैं उस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में। तो समाप्ति की बात की जाए तो समाप्ति इनका अनिश्चित होता है, समाप्ति का पता ही नहीं है कहाँ जाके ख़त्म होती है। जल की आवक ज़्यादा होती है तो आगे तक चली जाती है, जल की आवक कम होती है तो ये पहले ही रुक जाती है। और आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी बात है, सभी नदियाँ हैं या जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं वो केवल राजस्थान में ही है, केवल राजस्थान में उपस्थित है, केवल राजस्थान में उपस्थित। और ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है राजस्थान का आंतरिक अपवाह नदी तंत्र। और आंतरिक अपवाह नदी तंत्र की विशेषता है इसकी सभी नदियां वर्षा पर निर्धारित है, वर्षा पर निर्भर होती है, वर्षा पर निर्भर होती है। अब आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कौन कौन सी हैं उनका नाम देख लेते हैं अपन। ठीक है, पहली है घगर नदी, दूसरी है कांतली नदी। कुछ नदियां तो अपन ने भौतिक प्रदेशों में देख ली थी कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, लेकिन फिर भी इनको वापस से देखेंगे। थर्ड है काकनीय नदी, चौथी है साबी नदी, पांचवी है रूपारेल नदी, छठी है रूपनगढ़ नदी, सातवीं है मंथा नदी, आठवीं है खंडेला नदी, और नौवीं है खारी नदी। ये सभी नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। ठीक है, अब तो पहले अपन आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां पढ़ लेते हैं, इन नदियों को अपन डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, आगे की इन नदियों को अपन जो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है उनकी नदियां अपन जब बंगाल की खाड़ी पढ़ेंगे तब देख लेंगे, और अरब सागरीय नदी तंत्र को जब अपन अरब सागरीय नदी तंत्र पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ठीक है,
अब पहली नदी है घग्गर नदी, इसके बारे में बात करते हैं। पहली नदी है घग्गर नदी, इसके बारे में आराम से बात करते हैं क्योंकि नदियों से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। घग्गर नदी, तो घग्गर नदी के पहले प्राचीन नाम देखते हैं। तो घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम था वो दर्शवती नदी था। दर्शवती नदी, इसे ही प्राचीन सरस्वती नदी भी बोला गया है। और इसे ही मृत नदी भी बोला गया है। इसे ही इंडो-ब्रह्म नदी भी बोला गया है। इसे ही शिवालिक नदी बोला गया क्योंकि ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, इसलिए इसे शिवालिक नदी भी बोला गया। ये इसके प्राचीन नाम है जो अपने को याद होना चाहिए। घग्गर नदी को दर्शवती नदी भी बोला गया है, प्राचीन सरस्वती नदी भी बोला गया है, मृत नदी भी बोला गया है, इंडो ब्रह्म नदी भी बोला गया है, शिवालिक नदी भी बोला गया है। तो इसके अंदर फैक्ट पहला, इसका उद्गम स्थल बात की जाए, इसका उद्गम स्थल तो अपने को पता है शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ से उद्गम होता है। अगर स्थान की बात की जाए तो कालका तो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। यानी जो घग्गर नदी है उसकी उद्गम की बात की जाए तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका तो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब राजस्थान में कहाँ से एंट्री मारती है? राजस्थान में प्रवेश तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील से, हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसका मेन प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में। पहले हनुमानगढ़ में बहती है, फिर ये गंगानगर में प्रवेश होती है और गंगानगर में लुप्त हो जाती है। अब कई बार इसकी पानी की आवक ज़्यादा होती है, ये तो अपन ने पढ़ा था वर्षा पर आधारित नदियाँ हैं। तो जब पानी की आवक ज़्यादा होती है तो ये आगे तक जाएगी। पानी की आवक ज़्यादा होने पर इसका पानी फोर्ट अब्बास, स्थान का नाम है फोर्ट अब्बास, और फोर्ट अब्बास कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान तक पहुँचता है। जब पानी ज़्यादा होता है तो इसका गंगानगर को क्रॉस करते हुए पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुँच जाता है। और घग्गर नदी राजस्थान की घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ये याद रखना। और कितनी लंबी है? 465 किलोमीटर। ये फैक्ट याद रखना। घग्गर नदी राजस्थान के आंतरिक, क्योंकि ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से बहती है, हिमाचल प्रदेश से और फिर राजस्थान में आती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। और जब पानी की आवक ज़्यादा होती है तब यह नदी आगे पाकिस्तान में भी पहुंच जाती है। जो घग्गर नदी के द्वारा मैदान बनाया गया है जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में, तो घग्गर नदी का मैदान पाट कहलाता है। ठीक है, और हनुमानगढ़ में घग्गर को नाली के नाम से जानते हैं, नाली कहते हैं अपनी देसी भाषा में, तो नाली के नाम से जानते हैं। और इसी का जब ये पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तान में इसका नाम हकरा होता है। हनुमानगढ़ में नाली जो इसका मैदानी भाग है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, उसको पाट और पाकिस्तान में हकरा बोलते हैं। ठीक है, कालीबंगा और रंगमहल, कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सभ्यताएं इसी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, तो ये हनुमानगढ़ है, ये गंगानगर है। नदियों को अपन आराम से देखते हैं। ये हनुमानगढ़ है और ये गंगानगर। ये राजस्थान में टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और निकलती कहाँ से? ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका तो बढ़ता है हिमाचल प्रदेश में। जो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं इनसे इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील,
टिब्बी तहसील से एंटर करती है, बाद में ये हनुमानगढ़ में बहती है और हनुमानगढ़ में बहने के बाद है गंगानगर में, और कई बार इसका जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और जो हनुमानगढ़ शहर है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। जब हनुमानगढ़ पल्लू से हनुमानगढ़ की तरफ एंटर करते हैं तब अपने को क्रॉस करते हैं इस नदी को, तो ये हनुमानगढ़ शहर है वो भी इसी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब दो सभ्यताएं पड़ी है, एक तो कालीबंगा पीलीबंगा तहसील के पास ही कालीबंगा क्षेत्र पड़ता है, और रंगमहल हनुमानगढ़ में है। तो ये दोनों क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के इसी घग्गर नदी के किनारे मिले हैं। और इसको गंगानगर में अपने देख लिया, गंगानगर में तो, और हनुमानगढ़ में इसके क्षेत्र को पाट कहते हैं, और पाकिस्तान में इसको हकरा बोलते हैं, और पाकिस्तान में जाती है ये फोर्ट अब्बास तक। ठीक है, ये घग्गर नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए इसको बिल्कुल आराम से पढ़ा है। दूसरी नदी की बात करते हैं, वो है कांतड़ी नदी। ठीक है, दूसरी नदी है वो है कांतड़ी नदी। कांतड़ी नदी अपने को पता है, ये खंडेला की पहाड़ियाँ से निकलती है और सिक्कर व झुंझुनू में बहती है। तो कांतड़ी नदी का उद्गम की बात की जाए तो उद्गम है खंडेला की पहाड़ियाँ, और अपन जानते हैं खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर में पड़ती है। खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से इसका उद्गम होते हैं, और ये बहती सिक्कर और झुंझुनू में। ठीक है, ये अपने को इसके बारे में याद रखनी चाहिए। ठीक है, और सिक्कर और झुंझुनू में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, उस प्रवाह क्षेत्र के बारे में याद रखनी है। जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावटी कहलाता है। तोरावटी क्यों कहलाता है? क्योंकि जो इसके प्रवाह क्षेत्र था वहाँ पे तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे तोरावटी कहते हैं। तो तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार, पहले यही तो था, जिस जाति का वहाँ सर्वाधिक राज था उसी के नाम से उसका, कि जैसे राजस्थान का नाम राजपूताना था, तो जिस जाति का क्षेत्राधिकार होती थी उसी आधार पे उस क्षेत्र का नाम कर दिया जाता था। ठीक है, और अब इस क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे भी तोरावटी बोली भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है। और कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता है बेणेश्वर सभ्यता। याद रखनी चाहिए बेणेश्वर सभ्यता जो नीम के थाना सिक्कर में ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, उसके अवशेष कांतली नदी के ही किनारे मिले हैं। तो बेणेश्वर सभ्यता कहाँ पे निकली है? नीम का थाना तो सिक्कर में पड़ता है। इस सिक्कर में कांतली नदी के किनारे ही, और इसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो सभ्यता आई थी वो ताम्र युगीन सभ्यता थी, और उसी सभ्यता की जननी कहलाती है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। इसके भी अवशेष मिले हैं किसमें? कांतली नदी के किनारे। तो मैप में देखते हैं, ये पड़ता है अपना सिक्कर और ये पड़ता है अपना झुंझुनू। तो सिक्कर के अंदर जो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, सिक्कर के अंदर ये अपनी खंडेला की पहाड़ियाँ हैं। इन खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और ये बहती है सिक्कर और झुंझुनू में जाके विलुप्त हो जाती है। तो ये तो है अपनी कांतली नदी, ठीक है, और ये झुंझुनू में जाके विलुप्त हो जाती है, और निकलती कहाँ से है? खंडेला की पहाड़ियों से। ठीक है, अब अगली नदी है कांतली नदी। कांतली पड़ ली, काकनीय नदी। अगली है काकनीय नदी। काकनीय नदी तो जैसलमेर की अपने को पता है। इसी का दूसरा नाम है काकनीय नदी का मसूरदी नदी या
काकणी नदी भी बोल देते हैं इसे, काकणी नदी। ठीक है, इसका उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है कोटड़ी स्थान, कोटड़ी की पहाड़ी। कोटड़ी की पहाड़ी तो अपन जानते हैं जैसलमेर में, कोटड़ी की पहाड़ी तो जैसलमेर में। और कांकड़ी नदी की खासियत है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कांकड़ी नदी। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। ठीक है, और काकनी नदी जैसलमेर में मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण करती है। तो ये बुझ झील का निर्माण करती है। इसके बारे में एक बात और दिखनी है, ये बुझ झील का निर्माण करती है। काकनी नदी जब जैसलमेर की कोटड़ी की पहाड़ी से निकलती है तो आगे जाके बुझ झील का भी निर्माण करती है। अगली है साबी नदी। साबी नदी निकलती तो जयपुर से, इतना तो सबको पता है, लेकिन इसका उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ, और सेवर की पहाड़ियाँ तो जयपुर में है। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो जयपुर अलवर। लेकिन इसमें जब पानी की आवक ज़्यादा होती है तो जयपुर से ये दक्षिण उत्तर की ओर बहती है। तो उत्तर की ओर बहती है तो ये हरियाणा में चली जाती है जब पानी की आवक ज़्यादा होती है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पानी राजस्थान से हरियाणा में जाता है। ठीक है, और ये अलवर ज़िले की मुख्य नदी है। मैप में देखें, ये है अपना अलवर और ये है जयपुर। तो ये सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, ये अपनी सेवर की पहाड़ियाँ हैं। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और ये जयपुर में बहती है और बाद में अलवर में जाके विलुप्त हो जाती है। लेकिन इसका कई बार पानी हरियाणा में भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पानी अपने हरियाणा में पहुंचता है। तो निकलती कहाँ से है? सेवर की पहाड़ियाँ, और सेवर की पहाड़ियाँ तो अपन जानते हैं जो जयपुर में है। अब बात की जाए अगली नदी, तो अगली नदी का नाम है रूपारेल नदी। ये तो पेन विजिबल नहीं है, ये दूसरा दिख रहा है, रूपारेल नदी। ठीक है, तो रूपारेल नदी की बात की जाए तो रूपारेल नदी का नाम रूपनारायण नदी, लसवारी नदी है। इसके उपनाम की बात की जाए, एक तो है रूपनारायण और दूसरी होती है लसावरी नदी। ये इसके उपनाम है। ठीक है, इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है और अलवर व भरतपुर में बहती है रूपारेल। और इसके ऊपर जो मोती झील बांध बनाया गया है उसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो देखते हैं इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह अलवर भरतपुर। ठीक है, भरतपुर। ठीक है, और जो इसके ऊपर मोती झील बांध है, मोती झील बांध है, वो बना तो रूपारेल नदी पे है। कहाँ पे बना है? भरतपुर में। भरतपुर में बना है, तो इसे भरतपुर की मोती झील बांध को कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा। ठीक है, और इस मोती झील से जो नहर बनाई गई है वो लोहागढ़ तक है। मोती झील बांध से एक नहर निकाली गई है, उस नहर लोहागढ़ तक है। ठीक है, और रूपारेल नदी के किनारे भी एक सभ्यता मिली है जिसका नाम है नौ सभ्यता। नौ सभ्यता तो भरतपुर में पड़ती है, नौ सभ्यता, वो भी रूपारेल नदी के किनारे। आइए मैप में देखते हैं। ये अपना अलवर हो गया और ये अपना भरतपुर हो गया, अलवर और भरतपुर। तो अलवर के अंदर उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, ये अपनी उदयनाथ की पहाड़ियाँ होगी। इस उदयनाथ की पहाड़ियाँ से निकलती है और उदयनाथ की पहाड़ियों की अपने देखी थी, अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी है वो बड़ौच है। ठीक है, तो ये निकलती है अलवर से, और अलवर से भरतपुर में, और भरतपुर में
जाके रुक जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं तो ये जाके कहीं ना कहीं ख़त्म होगी, ठीक है। और इसी में भरतपुर में अंदर एक बांध बना हुआ है जिसे बोलते हैं मोती झील बांध, मोती झील बांध, इसे बोलते हैं मोती झील बांध। इसी को अपन बोलते हैं भरतपुर की जीवन रेखा। और इससे एक नहर निकाली गई है, वो नहर कहाँ तक जाती है? लोहागढ़। लोहागढ़ तो भरतपुर में पड़ता है, जिसे पूर्वी का प्रहरी बोलते हैं, ठीक है। और इतनी बात है। और इसी के किनारे एक सभ्यता बनी हुई है जिसका नाम है नोह सभ्यता। नोह सभ्यता बनी हुई है इसी के। आगे वाली नदी है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी की बात की जाए तो रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। उद्गम की बात की जाए तो सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो अजमेर व जयपुर है, ये जयपुर की तरफ बहती है, ठीक है। और जो सलेमाबाद है अपन जानते हैं निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ भी सलेमाबाद ही है। आगे वाली नदी लास्ट मंथा नदी। मंथा नदी है जिसका नाम मथाई नदी भी है, जिसका उपनाम क्या है? मथाई नदी, ठीक है। तो मथाई नदी नाम है, ये निकलती है अपने सांबर तक बहती है और मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलकर सांबर तक बहती है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ ये कहाँ पे पड़ती है? ये जयपुर में पड़ती है। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से जो सांबर झील बनी हुई है, इस सांबर झील के पास आकर रुकती है, ठीक है। और ये सब पड़ता कहाँ है? जयपुर में, ठीक। तो मंथाई नदी मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और सांबर नदी के पास आकर अपना समाप्ति की तरफ चली जाती है। अब पढ़ते हैं अपना सेकंड नंबर अरब सागरीय नदी तंत्र। अब देखते हैं अपन अरब सागरीय नदी तंत्र। अपन ने पढ़ लिया आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अब अरब सागरीय नदी तंत्र की देखते हैं। इनके बीच में जल विभाजक का कार्य अरावली करती है, ठीक है। अरब सागरीय नदी तंत्र, ठीक है। इसकी बात की जाए तो अरब सागरीय नदी तंत्र वे नदियाँ जो अपने जल अरब सागर में जाकर बहती है उसे वो अरब सागरीय नदी तंत्र कहते हैं। और अरब सागरीय जो नदी तंत्र की जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। अब एस्चुरी क्या चीज़ होती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। अब तब देखो इसके पीछे छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अरावली से निकलती है, अरावली से निकलकर ये थोड़ी सी दूरी तय करती है। अब अरावली से एक आप बात सोच के देखो, एक नदी जाए जो बंगाल की खाड़ी, ये अपनी अरावली है, ये अरावली से निकलकर एक तो बंगाल की खाड़ी तक जाए और एक यहाँ पास की पास अरब सागर में गिर जाए। तो कोई नदी कम दूरी तय करेगी तो उसकी चाल ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी और वो ऊपर से ज़्यादा जल्दी स्पीड के साथ फ्लो करके अरब सागर में गिरेगी। तो जब ये अरब सागर में गिरती है तो ये झाग उठाती है और जो झाग का निर्माण करती है उसे एस्चुरी कहते हैं। और जो ये बंगाल की खाड़ी में नदियाँ पड़ती है ये ज़्यादा दूरी तय करके पड़ती है, इसलिए इनका प्रवाह बिल्कुल शांत होता है और ये एस्चुरी के निर्माण नहीं करती। इसलिए हमेशा याद रखना अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि कम दूरी तय करती है, ज़्यादा ऊंचाई से जाकर गिरती है, इस वजह से इन पे एस्चुरी का निर्माण होता है, ठीक है। सीधी भाषा में यही बात हो गई। अब बात की जाए अरब सागरीय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती है, तो अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियों की बात की जाए तो पहली है लूणी नदी, पश्चिमी राजस्थान या थार के मरुस्थल की मुख्य नदी। दूसरी है पश्चिमी बनास नदी। तीसरी है साबरमती नदी और चौथी नदी है माही नदी। ये 4 नदियां होंगी, ठीक है। अब लूणी नदी की भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है देखते हैं आराम से। लीलणी, मीठड़ी, वांडी, जोजड़ी, सूकड़ी, ये 2 बिना आड़ी वाली आ गई, जवाई नदी और सागी नदी। मतलब जिनके अजीब से नाम होंगे ना
बिल्कुल देसी नाम, वो लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी सीपू, साबरमती की नदी हाथमती नदी, वेतरक नदी, सेई नदी। सेई नदी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। और मानसी वाकल परियोजना भी चल रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो माही नदी है, सोम, जाखम, ईरू, ये जो सबसे पहले माही नदी में गिरती है राजस्थान के अंदर, वो ईरू, अनास, लाखन और चाल, ये इनकी सहायक नदी है। माही नदी की सहायक नदियाँ ये है, साबरमती की ये है, बनास की ये है, पश्चिमी बनास की है, और लूणी नदी की सहायक नदियाँ ये लीलणी, मीठड़ी, वांडी, जोजड़ी, सूखड़ी, जवाई और सागी, ये नदियाँ होंगी। अब अपन आज पढ़ते हैं लूणी नदी तंत्र, पढ़ते हैं लूणी नदी तंत्र। लूणी नदी तंत्र की बात की जाए तो इसमें देखते हैं, लूणी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़, पुष्कर, अजमेर से होता है। तो लूणी खुद है ना लूणी नदी, तो लूणी नदी का जो उद्गम है वो नागपाड़, नागपाड़ तो अपन जानते हैं कहाँ है, पुष्कर, तीर्थों का राजा पुष्कर, और अजमेर में। राजस्थान का तो सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल पुष्कर ही है, और इसका जो समाप्ति है जहाँ मुहाना बनता है, समाप्ति स्थल है वो कच्छ का रन है, क्योंकि कच्छ का रन अरब सागर की साइड है, तो कच्छ के रन में जाकर ये अपना पानी गिरा देती है। अगर लूणी नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, और राजस्थान में अगर इसकी लंबाई पूछ लें तो इसकी 330 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। तो कुल लंबाई 495 और राजस्थान के अंदर 330 लन। अब लूणी नदी की विशेषता क्या है? लूणी नदी का वैदिक साहित्य में नाम देखें तो वैदिक साहित्य में इसका नाम मृदवर्धा मिलेगा, मृदवर्धा नाम लूणी नदी का मिलेगा। और कालिदास ने इस लूणी नदी का नाम अंतः सलीला लिया है, अंतः सलीला लिया है। ये दो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी इस नदी की, ठीक है। और अपन जानते हैं कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। और जो लूणी नदी है इसे आधी मीठी आधी खारी नदी भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये निकलती है तब खारी नहीं होती, जब ये निकलती है नागपाड़ से तो एकदम मीठी नदी है, लेकिन जब बालोतरा बाड़मेर में जाकर इसके पानी में लवणता अधिक होने के कारण ये खारी नदी बन जाती है, तो इस कारण इसे आधी मीठी आधी खारी नदी कहते हैं। आधी मीठी, याद रखना है इसका पानी कहाँ पे जाके खारा होता है, तो बालोतरा बाड़मेर में खारा होता है। आधी मीठी आधी लूणी। और बालोतरा तक तो ये नदी पहाड़ों से आती है, और बालोतरा में आकर ये नदी हमसे समतल सतह पर आकर जम जाती है, जिससे जो यहाँ की पानी की जो लवणता है, जो जहाँ की मिट्टी की, वो इस पानी में घुल जाती है और पानी खारा हो जाता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर पुष्कर में बाढ़ आई तो कहाँ पे सब, पुष्कर में अगर ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ कहाँ पे आएगी? तो बाढ़ बालोतरा में आएगी, क्योंकि लूणी नदी का सारा पानी पुष्कर का बालोतरा में आता है, ठीक है। और खारा होने की एक और बात है, जो पचभद्रा झील है उसका भी पानी इसी में आ जाता है, और जो औद्योगिक रसायन युक्त जल है वो भी इसी लूणी नदी में मिल जाता है, जिसके कारण इसका पानी खारा हो जाता है। अब बात की जाए तो लूणी नदी का, तो लूणी नदी में जो बेसिन है वो प्राचीन कांपमर्दा का बना हुआ है, क्योंकि लूणी नदी के साथ जो पुराने टाइम से जो नदियाँ, जो मिट्टी बह के आती थी, उसे जो प्राचीन नदियाँ हैं, प्राचीन मिट्टी है, उसे अपन जो नदी के साथ बहकर आई हुई होती है उसे बांगर, और जो नवीन जालोड होता है उसे खादर बोलते हैं, जो प्राचीन जालोड होता है उसे बांगर बोलते हैं, ठीक है। जो लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको जालोर में रेल बोलते हैं, या नेड़ा, रेल या नेड़ा के नाम से जानते हैं जालोर के अंदर लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को। और लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे
तिलवाड़ा तो पड़ता है बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में जो मल्लीनाथ जी पशु मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला वो बढ़ता है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। किसके किनारे? लूणी नदी के किनारे। और लूणी नदी में वर्तमान में प्रदूषण बढ़ने का कारण जो रंगाई और छपाई के उद्योग है उनसे निकला हुआ रासायनिक युक्त जल है, ठीक है। और अजमेर में अतिवृष्टि होगी तो जिसके कारण इसका सबसे ज़्यादा बाढ़ के चांस होंगे वो बालोतरा बाड़मेर में होंगे। अब लूणी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएँ कार्यरत है? तो लूणी नदी की परियोजनाएँ, बात करते हैं लूणी नदी की परियोजनाएँ। लूणी नदी की परियोजना की बात की जाए तो इसके ऊपर पहली परियोजना कार्यरत है वो है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध। इसी का दूसरा नाम है पिचियाक बांध, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। अपन इसके ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं कार्यरत है वो पढ़ रहे हैं। दूसरा बांध है वो है जवाई बांध। इसके बारे में तो अपन जानते हैं, जवाई बांध तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। है कहाँ पे? सुमेरपुर पाली में। जवाई बांध कहाँ पे? सुमेरपुर पाली में। और इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था, ये और देख लेते हैं, ठीक है। महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। जोधपुर के महाराजा थे, पाली पे मारवाड़ के अंदर ही आता था। तो उमेद सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया था जवाई बांध का। और अब जवाई बांध किस पे बना हुआ है? लूणी नदी पे बना हुआ है। लूणी नदी डायरेक्ट अपन जानते हैं वर्षा पर आधारित नदी है, जब बारिश की होती है तभी लूणी नदी में पानी आता है। लेकिन जवाई नदी जो जवाई बांध बना हुआ है वो तो पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराता है। तो अगर बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं आएगा लूणी में, और लूणी में पानी नहीं आएगा या जवाई में पानी नहीं आएगा, तो अगर जवाई नदी में पानी नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेयजल व्यवस्था कहाँ से? इसलिए जवाई नदी में पानी की आवक बनाए रखने के लिए, जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए जो उदयपुर की जो शेई नदी है, उदयपुर की जो शेई नदी है उससे एक नहर का निर्माण किया गया जवाई बांध तक, और उससे पानी की आवक को बरकरार रखने के लिए, पानी की आवक बनाए रखने के लिए। बात समझ में आई कि जो जवाई नदी पे जवाई बांध बना हुआ है, उस जवाई बांध एक वर्षा पर आधारित नदी है, बारहमासी नदी नहीं है। तो इस पे पानी की आवक को बनाए रखने के लिए उदयपुर की जो शेई नदी है, उस शेई नदी से एक नहर निकाली गई है, और उस नहर से पानी जवाई बांध में लाया जाता है ताकि इससे पेयजल व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जारी रहे। और तीसरे नंबर पे आती है हेमावास बांध। नाम याद होना चाहिए, हेमावास बांध कहाँ है? हेमावास बांध बांडी नदी पर है, और बांडी नदी पर है कहाँ? हेमावास पाली में, ठीक है। और ये हेमावास बांध का जो पानी है वो जायद की फसलों के लिए छोड़ा जाता है, और जायद की फसलों के लिए छोड़ा जाता है। और जायद की फसल में नाम आता है खरबूजे का, खरबूजा, ठीक है। और 4 नंबर पे आती है बांकड़ी नदी, बांकड़ी बांध, सॉरी बांकड़ी बांध। बांकड़ी बांध बना हुआ है सूकड़ी नदी पर। सूकड़ी नदी भी तो लूणी की सहायक नदी है, उस नदी पर बना हुआ है बांकड़ी में, और बांकड़ी तो पड़ता है जालौर जिले में, सॉरी जालौर, ठीक है। तो बांकड़ी बांध सूकड़ी नदी पर, स्थान बांकड़ी, जिला जालौर, ठीक है। ये नदी